गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में पढ़ना शुरू करा था और सबसे पहला जो हमें टॉपिक करना है इसमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। उससे पहले हमने कुछ और फंडामेंटल चीज़ों की ज़रूरत थी जो हमने पिछले लेक्चर में शुरुआत करी थी, और उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला के ऊपर बेसिकली आना चाहता हूँ। सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला पे आने से पहले हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी पार्टिकल को किसी भी सिस्टम में बांधे रखने के लिए, बाइंड करने के लिए आवश्यक होती है। अब अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बांधे रखने के लिए जो एनर्जी की नीड होगी वो कहलाएगी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हम जानते हैं जेड प्रोटॉन होते हैं और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? ए होते हैं, और ए इज इक्वल टू कितना होता है? एन प्लस जेड। तो हम जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी एन की जगह ए माइनस जेड भी लिख सकते हैं। अब ये हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, ये जब न्यूक्लियस में कंबाइंड होते हैं, पास पास आते हैं, तो पास पास आने में इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं। उन फोर्सेस को ओवरकम करने में कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, और वो जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेसिकली न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उसकी बाइंडिंग एनर्जी से निकाली जाती है, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या हो जाएगी? एक तो हम थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं कि न्यूक्लियस का मास कितना है, और उसमें से अगर एक्चुअल मास जो न्यूक्लियस का होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे को रियल में बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी को बी के लिए जो अगर हम फॉर्मूला दें, ठीक है ना, तो बी के लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट है न्यूक्लियस के, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जेड तो प्रोटॉन है और ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और इसमें से अगर मैं रियल मास को सब्ट्रैक्ट कर दूं, रियल मास ऑफ द न्यूक्लियस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बेसिकली हम कह सकते हैं बी इज इक्वल टू जेड एम पी। एम पी क्या है? मास ऑफ ए प्रोटॉन, ठीक है ना, क्योंकि नंबर कितने जेड में है तो इसलिए ये आ गया। ए माइनस जेड क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, पर न्यूट्रॉन को हम एक नया पैरामीटर नया नहीं देना चाहते, हम जेड और ए में ही काम करना चाहते हैं। तो इसलिए एन ना लेकर के हम क्या ले रहे हैं? ए माइनस जेड ले रहे हैं, और एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो है एम एन, ठीक है ना। तो ये होगा ए माइनस जेड एम एन, ठीक है ना, और माइनस क्या हो गया? एम जेड ए। जो रियल मास ऑफ द न्यूक्लियस है वो ये थ्योरेटिकली है, और वो रियल प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड यूं कह सकते हैं अपन मास है। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। मोर इज द बाइंडिंग एनर्जी, मोर स्टेबल विल बी द न्यूक्लियस, ठीक है ना। हम चाहें तो इसको मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के रूप में भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एम एच कर देता हूँ मैं, तो मुझको यहाँ पे एम की जगह मास ऑफ क्या लेना पड़ेगा? मास ऑफ एटम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप चाहे जिस रूप में लिख दें, ठीक है ना। तो मगर आपको कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए। इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जुड़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे भी जुड़ जाएंगे, और दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये उस केस में भी काम में आता है। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए कि अगर कहीं यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए एम एच, तो इसका मतलब है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो उस केस में वो एम जो है जेड ए, वो मास ऑफ द न्यूक्लियस ना होकर के मास ऑफ द एटम होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स में ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं मगर बहुत काम आती है। अब जो ये बाइंडिंग एनर्जी जैसे हमने कहा कि जो मोर होती है तो न्यूक्लियस क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये स्टेबिलिटी के बारे में, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी मतलब एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती जाएगी।
जब प्रैक्टिकली साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर काम करा, है ना, तो ये देखा कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो बहुत सारे कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट से मिल करके बनी होती है, ठीक है ना। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको बेसिकली अभी तक जो नोन कंसेप्ट है वो 5 कंसेप्ट हैं, ठीक है ना, 5 तरह की एनर्जी से मिलके बना हुआ है, माना गया है अभी तक, ठीक है ना। साइंस में कभी भी लिमिट नहीं करते हैं, साइंस में हमेशा आगे रखते हैं। हाँ, आज तक क्या ज्ञात है उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो बी है वो 5 टर्म से मिला माना है, मैंने इनको पांचों के नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो पहला है वॉल्यूम टर्म, तो बी इज इक्वल टू बी वी प्लस, दूसरा है सरफेस टर्म, तो ये मैं लिख दिया इसको बी एस प्लस, क्या है, कूलाम टर्म, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूं बी सी, ठीक है ना। फोर्थ जो है एसिमेट्रिक टर्म, ये एसिमेट्रिक टर्म हो गई, और पांचवा जो है बीपी है। और भी हो सकते हैं मगर अभी तक जो नोन है, जो अफेक्टेड है, वो ये 5 अपने को जो ग्रेटली अफेक्ट करते हैं वो पांचों ये। तो अभी हम जो शुरुआत करेंगे वो इन 5 कंपोनेंट को लेकर ये काम करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे पहला कहा कि अपने पास वॉल्यूम टर्म, ठीक है ना। हम जानते हैं कि ग्रेटर द वॉल्यूम, ग्रेटर द वॉल्यूम का मतलब है कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन उतने ज़्यादा होंगे, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी होने की क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री में जितना ज़्यादा यूथ है ना, एक तरीके से देखा जाए वो उसकी वेल्थ होती है, बेसिकली वेल्थ होती है, बाकी तो है ही है, यूथ की जो वेल्थ है वो स्पेशली ज़्यादा है। तो नंबर जितने ज़्यादा होंगे उसके कंट्री के आगे बढ़ने के उतने ही ज़्यादा चांस होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम एक न्यूक्लियस का होगा उसमें नंबर ऑफ जो न्यूक्लियंस हैं वो उतने ही ज़्यादा होंगे, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम सिंपली एक छोटा सा कह सकते हैं कि जो बीवी है, जो अपने पास वॉल्यूम एनर्जी से रिलेटेड जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। तो बी वी इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, हम जानते हैं कि अगर एक न्यूक्लियस को एक बार स्फेरिकल मान लिया जाए, ठीक है ना, प्योरली स्फेरिकल नहीं होता है, ठीक है ना, मगर एक स्फेरिकल मान लिया जाए तो हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो इट मीन्स प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है ना। अब जो आर है, ठीक है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल है, हम जानते हैं कि आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, आर रेडियस है, और रेडियस जो न्यूक्लियंस होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन होते हैं, उसकी ए की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा बी वी इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 का क्यूब मीन्स प्रोपोर्शनल टू ए, और करके कह देंगे हम कि बी वी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगा दें, ठीक है ना, और कांस्टेंट भी हम v से रिलेटेड लगा देंगे, इनटू क्या हो जाएगा a, ये एक अपने पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हम एक साथ करके सारे के सारे चीजों को ऐड करके लिख देंगे। तो मोर इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मोर विल बी द वॉल्यूम एनर्जी, जो हमारा सिस्टम के एनर्जी को बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें इससे मिलता है, ठीक है ना। अब इस चीज के बारे में प्रैक्टिकली एक ट्रुथ भी हमें मिलता है। प्रैक्टिकली ट्रुथ कहां से मिला, अगर वैज्ञानिकों ने बाइंडिंग एनर्जी और ए इसके लिए ग्राफ प्लॉट करा तो ये देखा कि जो ग्राफ है वो अगर एक रफली अपन काम करें तो ए ग्रेटर देन 16 से, ए ग्रेटर देन 16 से बी की जो वैल्यू है बी अपॉन ए, ठीक है ना, बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आती है, ऑलमोस्ट ऑल कांस्टेंट आती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियन नंबर के साथ में ग्राफ प्लॉट करें तो ये देखा गया कि फॉर ए ग्रेटर देन 16 बी अपॉन ए की वैल्यू ऑलमोस्ट ऑल कांस्टेंट आती है, स्लाइटली डिक्रीज होता है, हाईएस्ट आता है थोड़ा सा,
और फिर ये आता है, मगर रफली हम इसको क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। ये भी एक एविडेंस है इसके फेवर में कि बी अपॉन ए, अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो बी अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। तो ये इसके फेवर में एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकली हमें मिलता भी है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 8 MeV के आसपास हमें मिलती है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे जो वैल्यू घटती है, स्लाइड जो डिक्रीजमेंट है, वो न्यूक्लियस इनस्टेबिलिटी के बारे में बताएगा। और न्यूक्लियस इनस्टेबिलिटी के बारे में हम देखें तो जैसे जैसे अपन हायर ए पे पहुंचते हैं, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियस हमारे को नीचे में नहीं मिलते हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। उसका जो कारण है क्योंकि वो इससे डिपार्चर होता जाता है। तो एक बहुत बड़ा जो फेवर में जो हमें मिलती है वो ये टर्म हमारे को मिलती है। तो पहली टर्म क्या होगी, वॉल्यूम टर्म। ये क्या कर रही है, ये स्टेबिलिटी को बढ़ा रही है, बाइंडिंग एनर्जी को स्ट्रेंथन कर रही है, ठीक है ना। ये अपने पास है। अब नेक्स्ट जो अपन आते हैं वो सरफेस एनर्जी के ऊपर आने के लिए काम करते हैं कि जो पहली तो अपने पास ये होगी, सेकंड टर्म है अपने पास सरफेस एनर्जी। ये प्रैक्टिकल, अगर न्यूक्लियस को हम एक स्फीयर के रूप में मान लें न्यूक्लियस को, तो ये देखा गया है कि जो न्यूक्लियस सेंटर के अंदर होते हैं, जो न्यूक्लियस की पोजीशन क्लोज टू द सेंटर होती है और एक क्लोज टू द सरफेस होती है, आउटर सरफेस होती है। तो ये देखा गया है कि जो न्यूक्लियस सेंटर में होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द न्यूक्लियस रिजाइडिंग ऑन द सरफेस। तो सरफेस वाले जो न्यूक्लियस हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो अपने पास सरफेस, हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन हम अपनी छोटी क्लासों में पढ़ के आ चुके हैं, 11th के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। तो सरफेस एनर्जी जो होती है वो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी को क्या कर रही है, कम करने का काम कर रही है। मोर इज द सरफेस, लेसर विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका मतलब जितनी ज़्यादा एरिया होगा उतनी जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी उस सरफेस के जो किनारे पे होंगे वो ज़्यादा होंगे और वो उसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। तो जो सेकंड टर्म अपने पास आ रही है वो किससे रिलेटेड है, सरफेस से रिलेटेड है और ये स्टेबिलिटी को कम करने का काम करेगी। और ये जो स्टेबिलिटी को कम करने का काम करेगी वो कैसे होगी, ये अभी हम देखते हैं। हम जानते हैं कि जो सरफेस एनर्जी होती है जिसको अपन ने बी एस के नाम से दिया है, ये प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और सरफेस एरिया कितना होता है, हम जानते हैं कि अगर न्यूक्लियस ले लें तो 4πr², मतलब प्रोपोर्शनल टू r² होगा। हम कांस्टेंट के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम r², हम केवल r की डिपेंडेंसी देख रहे हैं। तो ये जो बी एस है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, r²। मगर जो इसका इफेक्ट है वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी को कम करने का है। इसलिए मैं एक यहाँ पे माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि मोर इज द एरिया, लेसर विल बी द टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो ए एस अपने पास जो बी एस है, बी एस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इज प्रोपोर्शनल टू r² विथ नेगेटिव साइन। जो अभी हमने लास्ट टॉपिक में काम में लिया कि r इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, a की पावर 1/3। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी एस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ए की पावर 1/3 का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ए की पावर 2/3। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी बी एस इज इक्वल टू माइनस, मैं यहाँ पे ए ऐसे लगा रहा हूँ जिससे कि ध्यान रहे कि ये इससे रिलेटेड। तो बी एस इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए एस ए की पावर 2/3। ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन हो गया। माइनस क्यों है, क्योंकि स्टेबिलिटी को क्या कर रही है, कम कर रही है। तो ये जो अपने 5 मेन जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनमें से जो पहले दो टर्म है, कौन कौन सी, वॉल्यूम और सरफेस, इनका जो इफेक्ट है वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। हम अपने अगले लेक्चर में जो बाकी के जो 3 इफेक्ट और हैं, 3 कौन कौन से, एक तो कूलम एनर्जी है, एक एसिमेट्रिक एनर्जी है
और जो लास्ट जो नोन है वो है पेयरिंग एनर्जी। और भी इफेक्ट हो सकते हैं, मगर उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, उनकी जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होगा वो कंपेरेटिवली लेस होता है, इसलिए उनको नेग्लेक्ट करा हुआ। ठीक है ना। तो हम अगले लेक्चर में इस पे और आगे बात करेंगे। तब तक गुड आफ्टरनून।